शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण भी विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मसले हैं जिन पर चर्चाएं होंगी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस वक्त विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और पीएम इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इस मंच पर भारत का क्या रहेगा संदेश, विश्व की भी रहेगी इस पर नजर। और G20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। पीएम ने कहा कि मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीका यूनियन G20 का सदस्य बना था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं इस शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित छठे इप्सा शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य जो बहुत बेहतर तरीके से इस बात को सामने रखता है कि भारत के G20 के मंच पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। भारत ने जब G20 की अध्यक्षता की थी तो वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ, इसी सोच के साथ इसके जब अध्यक्षता की थी, तो बहुत सारे ऐसे बिंदु थे, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनके ऊपर भारत ने न केवल एक्शन में लेकर आए तमाम देशों को, बल्कि इसी दिशा को आगे बढ़ाते नजर आए हैं ब्राजील भी और अब साउथ अफ्रीका भी। तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत का क्या रहेगा, विश्व के लिए संदेश रहेगी, इस पर खास नजर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारत के नेतृत्व में ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ और ग्लोबल साउथ को किस तरीके से उनके हितों को वैश्विक मंच पर महत्व दिया जाना आवश्यक है, इसे न केवल बातों में बल्कि कथनी के साथ करनी में भी भारत ने कर दिखाया है। और इस दिशा में अगर हम देखें तो G20 के एकदम बाद वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का सम्मेलन, जिसमें 125 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन G20 के मंच पर इस मंच के साथ दक्षिण अफ्रीका को जब अफ्रीकी संघ को जोड़ा गया तो वो भी भारत की अध्यक्षता में संभव हो पाया था, जिसके बाद अब ये पहली बार है कि अफ्रीका की धरती पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका के बाद अब G20 की अध्यक्षता अमेरिका के पास जाने वाली है और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान हाल फिलहाल आए हैं, उनसे जरूर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं, क्योंकि G20 एक ऐसा मंच है जिसमें डिक्लेरेशन आना, सब देशों की सहमति के साथ एक डिक्लेरेशन का आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और G20 का चूंकि अगला अध्यक्ष अमेरिका है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा कर दी है कि ना तो वो और ना ही अमेरिका का कोई अधिकारी प्रतिनिधि जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। अब ट्रंप, हम जानते हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत हैं उनके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया जा रहा है। इसके विरोध में ही उनका ये कहना है कि वे जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहे इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे।
अमेरिका खुद तो नहीं आ रहा है। उसने यह भी कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में G20 में किसी प्रकार का डिक्लेरेशन न अपनाया जाए। अब यह सदस्य देशों पर निर्भर करेगा कि इस पर क्या सहमति बनती है। लेकिन मेजबान देश का कहना है कि G20 सामूहिक समूह है और निर्णय सभी सदस्यों की भागीदारी से ही लिया जाएगा और G20 अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। G20 में शिखर सम्मेलन के बाद अध्यक्षता हैंडओवर की परंपरा है, जिसमें मेजबान अगले अध्यक्ष को बैटन हैंडओवर करता है। चूंकि ट्रंप जोहान्सबर्ग नहीं आएंगे, इसलिए हैंडओवर को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। चूंकि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं आएगा, इसलिए पारंपरिक मंच पर कोई औपचारिक हैंडओवर संभव नहीं होगा। 1 दिसंबर से अमेरिका स्वतः G20 की अध्यक्षता तो ले सकता है, लेकिन वह अगले साल के लिए कौन सा एजेंडा तय करेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से परेशान है। लेकिन रोचक बात यह भी है और विडंबना भी कर सकते हैं कि जिस अमेरिका की धरती पर G20 की बैठक सबसे पहले हुई थी, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने G20 का अभी इस साल बहिष्कार कर रखा है। अब फिर भी इंतजार रहेगा कि 2026 में G20 कौन सा रूप ग्रहण कर सकता है। जोहान्सबर्ग के लिए DD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहित जोशी के साथ मैं अखिलेश सुमन। तो अमेरिका की ओर से कोई हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि बातें ये भी आ रही हैं कि एक्टिंग एम्बेसडर को क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जरूर भेजा जा सकता है। और जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, कह सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। ये जो बैटन को यानी अध्यक्षता को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब यह सवालिया निशान लग चुके हैं, लेकिन क्या ये एक्टिंग एम्बेसडर आ रहे हैं अमेरिका की ओर से इसकी सेरेमनी में हिस्सा लेने? निश्चित तौर पे यह माना जा सकता है कि अमेरिका हो सकता है कि अंतिम दिन कोई सांकेतिक तरीके से वो बैटन को ट्रांसफर करने की कार्रवाई में हिस्सा ले, क्योंकि अभी तक हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कड़ा रुख अपना रखा है और वे खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका के बारे में कह रहे हैं कि वहां हम नहीं जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा वहां गए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद सिरिल रामाफोसा से उनकी काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। तो इस लिहाज से ट्रंप ने उसके बाद यह घोषणा कर दी कि वो बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिकारी, पहले बात ये थी कि हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट जाए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं जाएंगे, कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है G20 के लिए, और इस चुनौती को ये जो G20 में शामिल सदस्य देश है वो किस तरीके से निपटेंगे, यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब यह हो सकता है कि बैटन ट्रांसफर जिस समय होता है वो आखिरी जो एक तरह से कार्रवाई होती है G20 की, उस बैटन ट्रांसफर के समय इस बात की संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है वहां जो एम्बेसडर है अमेरिका के, वो एम्बेसडर आके बैटन ले ले और उसके बाद औपचारिक तौर पे G20 उसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ले। हालांकि एक बात यह भी है कि G20 का कोई औपचारिक कार्यालय नहीं होता, G20 का कोई औपचारिक सेक्रेटेरिएट नहीं होता। तो अगर इस पारंपरिक कार्रवाई में नहीं भी भाग लेंगे, फिर भी एक कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक रूप से अमेरिका के पास यह अध्यक्षता चली जाएगी और अमेरिका हो सकता है कि इस रूप में भी उसके बाद 1 दिसंबर से शुरू कर दे अपनी जो अध्यक्षीय जो उसकी उसका जो भी उसका काम होगा। जिस तरीके से G20 के कई सारे बैठकें होती है, जैसे दक्षिण अफ्रीका ने 130 बैठकें की है, तो कल भी G20 की बैठक होगी दक्षिण अफ्रीका। जी अखिलेश, लेकिन ये हम समझ सकते हैं क्योंकि अमेरिका ट्रंप की ओर से ये भी कहा गया है कि हमारी अनुपस्थिति में कोई डिक्लेरेशन भी नहीं आना चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया चलती रही है उस पर काम होता रहेगा। भारत के नजरिए से अगर हम बात करते हैं अखिलेश, तो ये भी समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से पहले जो वक्तव्य दिया उसे बहुत स्पष्ट तौर पर बात कही गई है कि तमाम वैश्विक हितों से जुड़े मुद्दे जिन पर भारत अपना बात रखता रहा है उन पर ही भारत का फोकस भी रहेगा। लेकिन भारत की उपस्थिति इस G20 के मंच पर मौजूदा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखती है? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भी भारत है। एक इस तरीके से अगर कहेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार, रूल ऑफ लॉ जहाँ काम करता है, जहाँ सारे कानून माने जाते हैं, WTO से रिलेटेड व्यापार के सारे नियमों को हम मानते हैं। और वैसी स्थिति में G20 जिसकी उत्पत्ति हुई थी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, और दुनिया में अगर कोई आर्थिक झटका आता है तो उसे किस तरीके से सस्टेन कर पाएगा, इसीलिए दुनिया के जो 19 महत्वपूर्ण देश और उसमें कि अभी हो गए हैं 2 यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, तो इन सारे देश किस तरीके से आगे जो आर्थिक एजेंडा है दुनिया का, जो लगातार चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। तो इस बार का जो शिखर सम्मेलन है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए सुनिश्चित कर रहे हैं को इस बैठक में आए। देखिए जैसा कि 2023 में जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता थी, तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले ग्लोबल साउथ के देशों का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था, काफी सफल रहा था। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जब समाप्त हुआ भारत में, उसके बाद भी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो भारत ने एक तरीके से G20 में एक ग्लोबल साउथ के एजेंडा को सरल भाषा में कहें तो विकासशील देशों के एजेंडा को स्थापित करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है अखिलेश कि जो भारत ने देशा दिशा तय की थी, जो एजेंडा सामने लेकर आया था भारत, उसी को इस बार भी ब्राजील के बाद इस बार भी साउथ अफ्रीका में उसको आगे बढ़ाने पर काम होगा। लेकिन क्या हम एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स की उम्मीद रख सकते हैं? वहां पर इस बात को लेकर भी क्या संभावना जताई जा रही है कि शब्दों से आगे बढ़कर एक्शन पे काम किया जाए? निश्चित तौर पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के अन्य जो विकसित देश है, जो इसके सदस्य हैं, वो तो आ रहे हैं और उनका कोई प्रतिनिधि भी शामिल होगा। तो इस रूप में कहें कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश है, जो G20 के जो सदस्य देश है उनके बीच एक कोशिश होगी। और जो दुनिया की जो तात्कालिक चिंताएं हैं, दुनिया की जो तात्कालिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश होगी। जिससे कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो छोटे देशों के साथ, जो विकासशील देशों के साथ जो एक कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ से दुनिया कैसे निपटेगा। उसके बाद रिजिलियंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, जिसमें कि प्राकृतिक आपदा के समय कैसे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये जो सारे थीम है, इन सारे थीम पे चर्चा होगी। निश्चित तौर पे एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी और इस कंसेंसस से एक डॉक्यूमेंट निकलेगा, एक कम से कम चेयरमैन स्टेटमेंट जा सकता है। तो इस स्थिति में यह जो शिखर सम्मेलन है, निश्चित तौर पे अपनी तरफ से एक एजेंडा तय करने की कोशिश करेगा। लगातार 4 सालों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में ही अभी तक G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, ये चौथा होगा। तो ग्लोबल साउथ का एजेंडा तो एक तरीके से स्थापित हो गया है। अब इसके बाद अमेरिका और अन्य जो विकसित देश है, उनके पास से जा रहा है। तो एक कह सकते हैं ग्लोबल साउथ ने अपना एजेंडा पास ऑन किया है और आगे कर लेंगे। उसके बाद विकसित देशों को तय करना है कि किस तरीके से जो दुनिया पर अखिलेश, अगर प्रधानमंत्री की उपस्थिति की बात करें तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सेशंस हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री सारे सेशंस में हिस्सा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 3 जो महत्वपूर्ण जो थीमेटिक सेशन है, इन तीनों थीमेटिक सेशन में उनको उपस्थिति होगी। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो भारत की जो अनुभव रहा है, वो भारत के अनुभव को शेयर करेंगे G20 के सदस्यों के साथ। उसके अलावा भारत क्या G20 के सदस्यों के साथ क्या योगदान कर सकता है, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों को उस बात में को भारत का जो अचीवमेंट है उसे पेश करेंगे। और निश्चित तौर पर किस तरीके से आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन आने वाली चुनौतियों को किस तरीके से विकसित देश और विकासशील देश ग्लोबल साउथ के देश मिलकर किस तरीके से इन चुनौतियों को कंपेयर कर सकते हैं, इन बातें अपना। चलिए, नजर रहेगी अखिलेश G20 का जब शुभारंभ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर तो विश्व की नजर रहती है, लेकिन G20 से इतर भी जो द्विपक्षीय बैठकें होंगी, वार्ताएं होंगी, उन पर भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़ने के लिए।